कभी सोचा है कि कैसे सिर्फ एक कानून पूरे देश को एक ऐसी त्रासदी की तरफ धकेल सकता है जिसे इतिहास कभी भुला नहीं पाएगा? आज हम बात करेंगे 1919 के उसी रोलेट एक्ट की जिसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जमीन तैयार की। चलिए समझते हैं कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। तो आखिर ये रोलेट एक्ट था क्या? देखिए, पहले विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार को डर था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ सकती हैं, तो इसे रोकने के लिए वो एक कानून लेकर आए। ये कानून सरकार को एक बहुत ही खतरनाक पावर देता था। वो किसी भी इंसान को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए 2 साल के लिए जेल में डाल सकती थी। इसीलिए तो इसे काला कानून कहा गया, क्योंकि ये इंसाफ के हर उसूल के खिलाफ था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये कानून लोगों पर जबरदस्ती थोपा गया था। जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, उसमें जितने भी भारतीय सदस्य थे, सबने इसका जोरदार विरोध किया, पर उनकी एक नहीं सुनी गई और 18 मार्च 1919 को इसे पास कर दिया गया। बस यहीं से पूरे देश में एक बड़े विरोध की शुरुआत हुई। अब इस कानून के जवाब में जो हुआ, वो देखने लायक था। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया, और इस विरोध का जो तरीका था वो बिल्कुल नया था। एक ऐसा आंदोलन जिसे हम सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इस पूरे विरोध को एक शक्ल दी गांधी जी ने। फरवरी 1919 में उन्होंने बॉम्बे में सत्याग्रह सभा बनाई। इसका मकसद बिल्कुल साफ था, इस काले कानून का विरोध करना, लेकिन पूरी तरह से अहिंसक तरीके से। और फिर 6 अप्रैल की तारीख तय हुई, जब पूरे देश में रोलेट सत्याग्रह शुरू होना था। तो ये सत्याग्रह असल में जमीन पर दिखा कैसा? 6 अप्रैल को एक तरह से राष्ट्रीय अपमान दिवस के तौर पर मनाया गया। पूरे देश में हड़तालें हुई, दुकानें, बाजार सब बंद रहे। लोगों ने मिलकर उपवास रखा और जगह जगह शांतिपूर्ण प्रार्थना सभाएं की। मतलब ये गुस्सा दिखाने का एक पूरी तरह से शांत पर बहुत असरदार तरीका था। एक तरफ जहां पूरा देश शांति से विरोध कर रहा था, वहीं पंजाब के अमृतसर शहर में हालात एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाले थे। चलिए देखते हैं कि कैसे ये राष्ट्रीय आंदोलन एक शहर में एक भयानक त्रासदी का कारण बन गया। अमृतसर में आग में घी का काम किया एक गिरफ्तारी ने 9 अप्रैल को सरकार ने शहर के 2 बहुत ही लोकप्रिय नेताओं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों नेता हिंदू मुस्लिम एकता की एक बड़ी मिसाल थे और उनकी गिरफ्तारी से लोगों का गुस्सा भड़क उठा। इसके बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़े। अगले ही दिन 10 अप्रैल को लोग अपने नेताओं की रिहाई के लिए शांति से जुलूस निकाल रहे थे कि उन पर गोलियां चला दी गईं। इसके बाद शहर में हिंसा भड़क उठी और हालात को काबू करने के नाम पर पूरे शहर का कंट्रोल जनरल डायर को सौंप दिया गया। जरा सोचिए, सिर्फ एक हफ्ते के अंदर क्या से क्या हो गया। 6 अप्रैल को शांतिपूर्ण सत्याग्रह से शुरुआत हुई थी और 13 अप्रैल आते आते अमृतसर एक ज्वालामुखी के मुहाने पर खड़ा था। हर दिन तनाव बढ़ता जा रहा था और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। और फिर वो दिन आया, एक ऐसा दिन जो भारतीय इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए एक काले अध्याय की तरह दर्ज हो गया। तारीख थी 13 अप्रैल 1919 और दिन था बैसाखी का। बैसाखी पंजाब का एक बहुत बड़ा त्योहार है, तो आसपास के गांवों से भी बहुत सारे लोग मेले और उत्सव के लिए अमृतसर आए हुए थे। उसी दिन जलियांवाला बाग में हजारों की भीड़ थी। अब यहाँ ये समझना जरूरी है कि कुछ लोग तो रोलेट एक्ट और अपने नेताओं की गिरफ्तारी का शांतिपूर्ण विरोध करने आए थे, लेकिन बहुत सारे लोग तो बस बैसाखी का मेला घूमने आए थे, जिन्हें इन सब बातों का पता भी नहीं था। सबसे अहम बात, भीड़ पूरी तरह निहत्ती और शांत थी। और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जनरल डायर अपनी फौजी टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। उसने बाग से बाहर निकलने का जो एक ही तंग रास्ता था, उसे बंद कर दिया और बिना किसी चेतावनी के अपनी टुकड़ियों को उन निहत्ते लोगों पर गोलियां चलाने का हुक्म दे दिया। इस नरसंहार ने पूरे देश को हिला के रख दिया, लेकिन इसने आज़ादी की लड़ाई की आग को बुझाया नहीं, बल्कि और भड़का दिया। चलिए अब देखते हैं कि इस पूरी घटना का और रोलेट एक्ट का आखिर में नतीजा क्या निकला। आखिरकार सालों के लगातार विरोध और इतनी कुर्बानियों के बाद साल 1922 में उस काले कानून को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। इस कानून को रिप्रेसिव लॉज कमेटी नाम की एक समिति की सिफारिश पर रद्द किया गया। ये इस बात का सबूत था कि लोगों का वो अहिंसक प्रतिरोध, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। हाँ, इसमें 3 साल जरूर लगे, लेकिन आखिर में जीत लोगों की आवाज की ही हुई।
और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब किसी राष्ट्र के शांतिपूर्ण विरोध का जवाब इतनी क्रूर हिंसा से दिया जाता है, तो उस राष्ट्र की आत्मा कैसे रिएक्ट करती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें इतिहास बार बार देता आया है।